बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, P1 में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले ओ लेवल आईजीसीएसई मैथमेटिक्स के वो रिकॉल करेंगे हम, और उनको यहाँ पे एएस लेवल P1 के क्वेश्चंस के हिसाब से अप्लाई करेंगे। काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पहले ओ लेवल आईजीसीएसई मैथ्स में पढ़े हुए हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी आप आगे भी एक्सप्लोर करोगे। ओवरऑल बेटा इस टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे पहले अबाउट द सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कि स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, उसकी इक्वेशन क्या होती हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा। सिस्टम ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात की जाएगी, यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन की बात की जाएगी, इक्वेशंस ऑफ द लाइन। ठीक है। उनके ग्रेडियंट्स, स्लोप्स की बात की जाएंगी, लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप किस तरह निकालते हैं। ठीक है। फिर इंटरसेप्ट्स की बात की जाएगी, एक्स इंटरसेप्ट्स एंड द वाई इंटरसेप्ट्स। ठीक है भाई, इंटरसेप्ट्स की बात की जाएगी। फिर उसके अलावा परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस की बात की जाएगी। ये एक एक करके मैं चीज़ें सारी लिखवा रहा हूँ। परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है। और साथ ही साथ फिर मिड पॉइंट्स की बात की जाएगी बेटा, मिड पॉइंट्स ऑफ टू पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ टू पॉइंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसकी बात की जाएगी। ठीक है। और एरिया ऑफ शेप्स की बात की जाएगी। ठीक है। एरिया ऑफ शेप्स, ऐसे क्वेश्चंस भी हम करेंगे जहाँ पे एरियाज पूछता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम। ठीक है बेटा। तो उसको अप्रोच करने का एक स्पेसिफिक तरीका हम देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ एक और गुफ्तगू भी की जाएगी, एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है। या फिर यूं भी कह लो, एंगल बिटवीन द लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल, ये चीज भी साथ में डिस्कस की जाएगी। एंगल बिटवीन द लाइन एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा। इसमें काफी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आप लोगों ने ओ लेवल आईजीसीएसई मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, और काफी कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जो कि आप बेसिकली यहाँ पे एएस में एक्सप्लोर करोगे। अब ये जो बेटा मैंने जो कुछ लिखवाया है ना आपको स्क्रीन पे, ये हमेशा से हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये P1 के कोर्स का पार्ट रहा है, ये हर चीज। मतलब इसके साथ आप ये लिख लीजिए कि बिफोर 2020, यानी कि जो साल 2020 है उससे पहले, और ये अभी तक ये टेस्ट होता है। ठीक है। क्योंकि हुआ ये था बेटा कि ईयर 2020 में सिलेबस में मेजर चेंजेस आई थी। ठीक है बेटा। तो साल 2020 से पहले भी ये चीज, हर चीज P1 का हिस्सा रही है, जो अभी आपके सामने मैंने लिखा है, और ये अभी तक एग्जामिन होता है। दिस इज स्टिल एग्जामिन, दिस इज स्टिल टेस्टेड। ठीक है बेटा। लेकिन जब साल 2020 में बेटा मेजर चेंजेस आई हैं, ठीक है, तो उसके बाद एक सब टॉपिक भी बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐड हुआ है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ सर्कल। एक न्यू सब टॉपिक ऐड हुआ है 2020 ऑनवर्ड्स, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा। तो इसके क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? फ्रॉम द अटेम्प्ट February March 2020 एंड ऑनवर्ड्स, February March 2020 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। तो कहने का मकसद क्या है बेटा? कहने का मकसद ये है कि पहले हम वो चीजें कवर करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो साल 2020 से पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, और वो अभी तक एग्जिस्ट कर रही हैं, स्टिल बीइंग एग्जामिन्ड। पहले हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। उसमें काफी हद तक कॉन्सेप्ट्स आपके ओ लेवल आईजीसीएसई मैथ्स के हैं,
ठीक है। और उनको एएस के क्वेश्चंस पे आप बेसिकली जो एडवांस क्वेश्चंस जो P1 ने पूछता है एएस में, उस पर अप्लाई करोगे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितने भी पुराने P1 के क्वेश्चंस हैं यानी कि बिफोर 2020, उनको हम खास तौर पे प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर में से। वो करने के बाद बेटा फिर ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल बेटा ये ऐसा सब टॉपिक है जो कि फरवरी मार्च 2020 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स आपके कोर्स का पार्ट रहा है। ठीक है ना। उससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फरवरी मार्च 2020 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स आया है। तो इसके क्वेश्चंस आपको फरवरी मार्च 2020 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स मिलेंगे, उससे पहले के नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल का सब टॉपिक भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत ही कवर होगा। तो पहले बेटा इस पेज पे जो कुछ लिखा हुआ है ये अच्छी तरह कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटा सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओ लेवल आईजीसीएसई मैथमेटिक्स से लेके बेटा अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। ठीक है बेटा। सो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इन द फॉर्म y is equals to mx plus c, y is equals to mx plus c, where m is the gradient यानी कि स्लोप, m is the gradient यानी कि स्लोप। ठीक है बेटा। और ये c क्या होता है, c is the y intercept, c is the y intercept, यानी कि वो पॉइंट where the line cuts the y axis, यानी कि y कोऑर्डिनेट, इसको यूं कह लो, y कोऑर्डिनेट of the point where the line cuts the y-axis, y coordinate of the point where the line cuts the y-axis। ये वो बुनियादी बात है बेटा जो कि ओ लेवल आईजीसीएसई मैथमेटिक्स से लेके अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो बेटा m जो होता है ग्रेडियंट यानी कि स्लोप, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि हम इसको कहते हैं चेंज इन y ओवर चेंज इन x, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। चेंज के लिए बेटा एक छोटा सा ट्राइंगल बना दें इस तरीके से, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, यानी कि राइज ओवर रन भी कहते हैं, राइज ओवर रन भी कहते हैं। ठीक है बेटा। सो ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। उसके अलावा बेटा एक बेसिक सी बात ये कि एट एक्स एक्सिस y इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस पे क्या होता है बेटा, y इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और इसके अलावा ये कि एट y एक्सिस x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। ये वो बुनियादी बातें हैं जो कि ओ लेवल आईजीसीएसई मैथमेटिक्स से लेके अब तक आप लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है बेटा। इतना पहले कॉपी करो। हाँ बेटा इतना कॉपी कर लिया, बताइए जरा जल्दी से, लिख के बताएं, बोल के बताएं, या थम्स अप करें। ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि मिसाल के तौर पे मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है, फिर मैंने बनाया द वाई एक्सिस। एज्यूम करें बेटा एक पॉइंट ए है विच इज x1 y1, और एक पॉइंट बी है बेटा विच इज x2 y2। ठीक है। इस एक्स एक्सिस को मैं यहाँ पे एक्सटेंड भी कर देता हूँ। तो ए से लेके बी तक की बेटा हमारी लाइन है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक की हमारी लाइन है। तो अब बेटा इसका जो ग्रेडियंट है उसका फॉर्मूला आपके सामने है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मिसाल के तौर पे बेटा इसको मैं एक ट्राइंगल की तरह बना लूं, मैं बोलूं कि ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा ये जो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है, जो कि मैं आपकी आंखों के सामने ब्लू में हाईलाइट कर रहा हूँ,
इसमें बेसिकली बेटा क्या होगा, मैं कहूंगा कि ये जो ए सी है, दिस इज द चेंज इन द एक्स कोऑर्डिनेट्स। यानी कि ए सी के लिए मैं क्या बोलूंगा, दिस इज x2 - x1। इस बात से एग्री करते हैं बेटा, बताइए। पॉइंट सी पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा इट विल बी हायर देन पॉइंट ए पर जो एक्स का कोऑर्डिनेट है। ऐसा ही ना बेटा? तो ए सी विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ऐसा ही है। तो x2 - x1 कह देंगे इसको। और बेटा ये जो बी सी का डिस्टेंस है, इसको हम कह देंगे चेंज इन y, यानी कि y2 - y1। तो अब बेसिकली बेटा ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। इसको इस तरह भी कह सकता हूँ, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। या फिर इसके लिए चेंज के लिए बेटा हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यानी कि change in the y coordinates divided by change in the x coordinates, y2 - y1 over x2 - x1। तो अब चूंकि वो change in y coordinates is basically the vertical distance, right? तो उसको हम आसान इंग्लिश में कहते हैं rise। तो change in y coordinates को हम कह देंगे rise। और जो change in x coordinates है बेटा, चूंकि वो horizontal distance है, तो हम उसको कह देंगे रन। इसीलिए हम कहते हैं ग्रेडियंट के फॉर्मूले को डिस्क्राइब करने का एक तरीका ये भी है, राइज ओवर रन। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है सर ये काइंडली x2 - x1 वाली बात फिर से समझा दें। ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं, समझा देते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा मैंने यहाँ पे x एक्सिस बनाया, फिर मैंने यहाँ पे बनाया y एक्सिस। ठीक है बेटा। अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि लेट्स से पॉइंट ए इज 2, 4 and point B is let's say 8, 6। ठीक है। और एज्यूम करो बेटा पॉइंट सी जो है वो बी के बिल्कुल नीचे लाया करता है। मुझे बता सकते हो पॉइंट सी क्या होगा? पॉइंट सी पे बेटा एक्स का कोऑर्डिनेट तो 8 होगा ना। ठीक है। यानी कि पॉइंट सी बिल्कुल बी के नीचे लाया कर रहा है, यानी कि वर्टिकली नीचे लाया कर रहा है। यानी कि बी सी विल बी अ वर्टिकल लाइन, तो एक्स कोऑर्डिनेट बेटा सेम रहेगा ना। और वाई का कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट सी पे 4 हो जाएगा। सच डैट के मैं कहूंगा बेटा कि दिस ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। ठीक है ना? तो अब अगर मैंने ये ए सी निकालना हो, यानी कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो बेटा मैं क्या कहूंगा कि 8 - 2। ऐसा ही है। ए सी का बेटा अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो हम यही कहेंगे ना, 8 - 2 विच विल बी 6। ठीक है। और बी सी जो बेटा वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वो क्या हो जाएगा, 6 - 4, यानी कि y2 - y1 जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो जाके बेटा मैं कहूंगा कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी विल बी राइज ओवर रन, यानी कि 2/6। यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा 1/3। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। ये x2 - x1 और ये y2 - y1 की बात समझ आई सबको? बोलें प्लीज। ठीक है ना बेटा? तो ये सिलसिला है, ये कहानी है। ठीक है। इतना बेटा सबने कॉपी कर लिया है। ये राइज ओवर रन वाली बात समझ आई सबको? ये चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट्स और ये चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट्स की बेटा बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिखवानी है। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, और पहले मैं ज़रा एक छोटी सी बात पहले समझा दूँ, और फिर मैं वो इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ। आई होप बेटा इतना पेज सबने कॉपी कर लिया। ठीक है। मिसाल के तौर पे बेटा एक लाइन मेरे पास ऐसी है कि y इज इक्वल्स टू 2x + 3। अब बेटा इसका ग्रेडियंट जो है वो क्या हो जाएगा, इसका ग्रेडियंट विल बी 2 एंड द y इंटरसेप्ट c इज बेसिकली 3। ऐसा ही ना बेटा? क्योंकि मैंने कंपैरिजन किया है विद द फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx + c। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। मिसाल के तौर पे मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी है कि y इज इक्वल्स टू 8x + 4। तो मैं क्या कहूंगा बेटा कि ग्रेडियंट इज 8 एंड c यानी कि y इंटरसेप्ट इज 4। इस बात से एग्री करते हैं ईच एंड एवरी वन? सिंपल सी बात।
लेकिन अब बेटा मिसाल के तौर पे मैं बोलूं कि 2y इज इक्वल टू 8x+4, तो अब बेटा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? अब ग्रेडियंट ये हो जाएगा कि y को पहले आप सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाओगे ना, क्योंकि ग्रेडियंट आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में आप लाइन को अरेंज करें। एक तो ये कि ऑलरेडी अगर y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में अरेंज्ड है लाइन, फिर तो कोई मसला नहीं। वरना अगर नहीं है तो y को बेटा सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाओ। यानी कि आप ये कहोगे ना कि ये जो 2y इज इक्वल टू 8x+4 की जो बेटा लाइन है, y को अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना दें, सो दिस इज इक्वल टू 8x+4 कंप्लीटली डिवाइड बाई 2। तो ये अभी एक्सप्रेस हुआ एज अ सिंगल फ्रैक्शन। इसको अलग अलग करके अगर ब्रेक करें, सो y इज इक्वल टू 8/2 इंटू एक्स प्लस 4/2। यानी कि बेटा 8/2 4 होता है, सो y इज इक्वल टू 4x+2। अब जाके मैं कहूंगा कि इस लाइन का ग्रेडियंट जो है बेटा वो 4 है, एंड द y इंटरसेप्ट c इज 2। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए जल्दी से। तो इससे बेटा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट स्टेब्लिश हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट स्टेब्लिश हो गया कि अभी हमारे पास बेटा क्या है, कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। ऐसा ही ना बेटा? ओ लेवल आईजीसीएसई में भी आपने देखा कि कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। एएस में भी आपके पास ये रहेगा, कोऑर्डिनेट्स इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो हमारे पास बेटा एक की पॉइंट स्टेब्लिश हो गया। वो की पॉइंट लिखो, व्हेन y इज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, व्हेन y is made the subject of the equation। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। when y is made the subject of the equation, so whatever the coefficient of x is, so whatever the coefficient of x is, उस चीज को हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। whatever the coefficient of x is, that is the gradient of the line, that is the gradient of the line, जिसको हम m कहते हैं, m के अल्फाबेट के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आती है बेटा? बताओ, when y is made the subject of the equation, so whatever the coefficient of x is, यानी कि x के साथ बेटा जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, that will be the gradient। बस शर्त यह है कि y को पहले आपने सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया हो। ये बात समझ आती है बेटा? बताओ, मिसाल के तौर पे मैं बोलूं कि 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, पहले y को सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो 2y इज इक्वल टू -x+3 हुआ पहले, और फिर जब y को सब्जेक्ट बनाया तो y इज इक्वल टू -x+3 कंप्लीटली ओवर 2, यानी कि y इज इक्वल टू -12x+3/2। यानी कि पता चला बेटा इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो -12 हो गया, एंड द y इंटरसेप्ट c इज 3/2। ये बात बेटा समझ आती है? बताएं। So when y is made the subject of the equation, so whatever the coefficient of x is, that is the gradient। क्योंकि बेटा अभी हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, the coordinates are in the form of x, y। अब ये इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पे क्यों लिखवाई है, एक तो ये इस तरह की एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी, ठीक है, जिनमें आपको आइडेंटिफाई भी करने की नीड पड़ सकती है कि भाई ग्रेडियंट ऑफ द लाइन आखिर क्या है। दूसरी बात बेटा ये है कि ये जो की पॉइंट एस्टेब्लिश किया ना हमने यहाँ पे, ये चीज आपको A2 में भी जाके हेल्प करेगी। क्योंकि अभी एएस तक आपने क्या देख रहे हो बेटा कि कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई। ए टू में जब आओगे ना बेटा, तो ए टू में जाके कोऑर्डिनेट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ एल एन एक्स कॉमा एल एन वाई, coordinates will be in the form x comma lny, coordinates will be in the form lnx comma y square, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। coordinates will be in the form of lgx comma lgy, ये lg ln इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ बेटा डिस्कशन हम A2 में जाके करेंगे। तो वहां पे जाके आपको ये की पॉइंट की बड़ी इंपॉर्टेंस याद आएगी। ठीक है बेटा,
तो ये सारा सिनेरियो है, ये सारी कहानी है। तो A2 में जाके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा वो इन फॉर्म्स में आ जाएंगे। अब इस LN और LG का मतलब क्या है, अभी आपका AS तक कोई कंसर्न नहीं है इससे। ये A2 में जाके इंशाल्लाह P3 में जाके ये चीजें पढ़ोगे, लेकिन वहां पे बेटा ये जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने यहाँ पे स्टेब्लिश करवाया है ना बेटा, ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इतना पेज कॉपी कर लिया बेटा आप लोगों ने, बताओ जरा जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऑल राइट, उसके बाद बेटा अगले पेज पे हेडिंग डाल लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हम देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है बेटा, कि इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो कैसे आता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को भी हमने यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करना होगा, जो कि ओ लेवल IGCSE से लेकर अब तक करते हुए आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे बेटा मैंने बनाया एक्स एक्सिस, फिर मैंने बनाया द वाई एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ए जो है वो है x1 कॉमा y1, और पॉइंट बी जो है बेटा इट इज x2 कॉमा y2, और पॉइंट सी बेटा मिसाल के तौर पे जस्ट वर्टिकली बिलो बी है, सो आई कैन से दैट ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो सिनेरियो कुछ ऐसा है बेटा कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाऊं आपके सामने, ABC, तो बेटा सिंस आप ओ लेवल मैथमेटिक्स से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो बेटा AB इज द हाइपोटेनस ओवर हेयर। मैं क्या कहूंगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली बेटा क्या हो जाएगा कि AC की जगह बेटा हमने देखा ना पीछे कि AC की जगह हम चेंज इन द x कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। AC की जगह आई कैन राइट x2 - x1, और BC की जगह बेटा हम लिख सकते हैं चेंज इन द y कोऑर्डिनेट्स, यानी कि y2 - y1। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए, सिंपल सी बात। अब जब मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करूंगा बेटा इस इक्वेशन में, तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब कोई इंसान आपसे बोले यार डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या फिर आपसे बोले कि लेंथ ऑफ द लाइन ए बी, बात एक ही है। तो ए बी की लाइन की जो लेंथ है ना बेटा, उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो मैग्नीट्यूड के लिए यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का साइन बना देते हैं। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी कि ए बी के, ए बी जहाँ पे लिखा है ना उसके शुरू और आखिर में वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी। इसका मतलब क्या होता है डिटेल में हम आगे देखेंगे। वैसे तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो डिटेल में A2 में आके आता है। जस्ट यहाँ पे बात समझ लो कि ए बी के बीच का डिस्टेंस हम देख रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन ए बी। तो इसको लिखने का एक यूजुअल तरीका इस तरीके से है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यानी कि बेटा आपको पता है कि मैग्नीट्यूड इज अ पॉजिटिव वैल्यू। मैग्नीट्यूड इज बेसिकली अ पॉजिटिव वैल्यू, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन बना देते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन बना देते हैं। ठीक है बेटा, ये अपने पास इस तरह लिख लीजिए। तो पता चला बेटा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। ये वो चीज है जो कि ओ लेवल IGCSE मैथ्स से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से एक काम करो, जरा मुझे एग्जांपल करके दिखा दो। एक पॉइंट ए है विच इज 1, 6, और पॉइंट बी है लेट्स से 3, 8। ए और बी के बीच में बेटा डिस्टेंस मुझे निकाल के दिखाओ। यानी कि हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
यानी कि बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 इसका होल स्क्वायर। तो बेटा 3 - 1 का मतलब 2 होता है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, और 8 - 6 का मतलब भी 2 होता है, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ रहा है। यानी कि बेटा ये अंडर रूट ऑफ 4 + 4 विच एसेंशियली मीन्स अंडर रूट ऑफ 8। और अंडर रूट ऑफ 8 को बेटा 2√2 भी लिख सकते हैं। जब कैलकुलेटर में अंडर रूट ऑफ 8 लिखोगे तो कैलकुलेटर आपको बताएगा 2√2। तो बेटा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो गया 2√2 यूनिट्स। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताओ, सिंपल सी बात। एनी इशू विद दिस, बताइए। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है डेट इज द मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। ये भी आप ओ लेवल IGCSE से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है बेटा। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट ए है विच इज x1, y1, और एक पॉइंट बी है बेटा विच इज x2, y2। ठीक है। तो अगर आपने मिड पॉइंट निकालना हो ऑफ 2 पॉइंट्स तो बेटा इसका फॉर्मूला जो है, इसकी एक समझो छोटी सी डिस्क्रिप्शन बन जाती है कि मिड पॉइंट क्या हो जाएगा कि एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स, कॉमा एवरेज वैल्यू ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट्स, एवरेज वैल्यू ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स, कॉमा एवरेज वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। ये बात समझ आती है बेटा, बताओ। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जस्ट मैंने इसका फॉर्मूले की डिस्क्रिप्शन लिखवाई है, ठीक है बेटा। एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स कॉमा एवरेज वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स। क्या मतलब बेटा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन जाएगा कि x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ठीक है। एवरेज का मतलब मीन हो जाएगा, यानी कि मीन ऑफ द एक्स वैल्यूज कॉमा मीन ऑफ द वाई वैल्यूज, ये भी कह सकते हैं। तो मेन बात बेटा ये है कि फॉर्मूला क्या बन गया, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। अच्छा, एक सवाल पूछा गया है सर, फॉर्मूला में x1 को पहले लिखना जरूरी है या x2 भी लिख सकते हैं? हाँ बेटा, x1 + x2/2 बोलो या फिर x2 + x1/2 बोलो, बेटा बात तो एक ही है। क्योंकि बात ये है कि बेटा x1 और x2 आपस में ऐड होंगे ना, एंड उसके बाद अपॉन 2। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई हरज नहीं है वैसे, एक ही बात है। हाँ, x2 + x1 completely/2 कॉमा y2 + y1 completely/2, बिकॉज मेन थिंग इज के x2 और x1 ऐड होंगे, y2 और y1 ऐड होंगे, तो बात एक ही हो जाएगी। लेकिन पुकारने का एक यूजुअल तरीका ये है, लिखने का एक यूजुअल तरीका ये है फॉर्मूला को, कि x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। ठीक है बेटा। तो एक काम करते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने इसी पेज पे लिखे हैं बेटा, इनका मिड पॉइंट भी निकाल के दिखा दो। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स आर 1, 6, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 3, 8 हैं। तो इफ यू वांट टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट्स से उस मिड पॉइंट का नाम है एम, ठीक है, मैंने अल्फाबेट एम लिख दिया उसको। तो बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए बी किस तरह आ जाएगा, 1 + 3/2 कॉमा 6 + 8/2, यानी कि 1 + 3 completely/2 कॉमा 6 + 8 completely/2। तो बेटा 1 + 3 4 हो गया, तो ये 4/2 कॉमा बेटा 6 + 8 जो है वो 14 हो गया, तो ये 14/2। तो बेटा मिड पॉइंट हो जाएगा 2, 7। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताइए जरा जल्दी से। यहाँ तक बेटा सबने कॉपी कर लिया है इस पूरे पेज में बेटा, कोई इशू तो प्लीज काइंडली बताओ। आराम से कॉपी कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा हम देखते हैं ग्रेडियंट्स के मुख्तलिफ केसेस। ठीक है बेटा। मिसाल के तौर पे एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन अगर हो, पहले मैंने एक्स एक्सिस बनाया, फिर मैंने बनाया वाई एक्सिस, और लेट्स से बेटा एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। तो बेटा अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट विल बी पॉजिटिव बिकॉज बेटा हर
एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ वाई की वैल्यू भी बेटा इंक्रीज होगी। इस बात से बेटा एग्री करते हो बताओ? तो हम कहेंगे अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव होता है। बड़ी कोई सिंपल सी बात। इसके मुकाबले में बेटा लेट्स से अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ठीक है बेटा, तो उसका ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव। ये बात समझ आती है बेटा बताओ? इसका ग्रेडियंट विल बी नेगेटिव बिकॉज एक्स की वैल्यूज बेटा जिस तरह इंक्रीज होंगी तो वाई की वैल्यू उस तरह डिक्रीज होती रहेंगी। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए, सिंपल सी बात। फिर उसके बाद बेटा मिसाल के तौर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट बेटा किसके बराबर होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ऐसा होता क्यों है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे सी है बेटा द वाई इंटरसेप्ट, तो हम कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा। इस पे लेट से एक पॉइंट ए है विच इज 2,4, और एक पॉइंट बी है विच इज लेट से 6,4। ठीक है बेटा, एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर इसका ग्रेडियंट में निकालूं तो चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यानी कि मैं कहूंगा कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी विल बी इक्वल्स टू 4 - 4 डिवाइडेड बाय 6 - 2, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। यानी कि बेटा 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0। लिहाजा हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो है बेटा वो 0 हो जाएगा। और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा बताओ? लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 4। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब? बताइए, सिंपल सी बात। तो पता चला एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हो तो उसका ग्रेडियंट बेटा 0 के बराबर होता है। ये वो सारी बातें बेटा रिकॉल करा रहा हूँ जो कि ओ लेवल IGCSE मैथमेटिक्स से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये सारी चीजें बेटा एएस में इस्तेमाल होंगी, तो ये सब रिकॉल कराना जरूरी है। ये बात समझ आती है बेटा? ठीक है। फिर उसके बाद बेटा अगर एक लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल है तो उसका ग्रेडियंट अनडिफाइंड होता है। उसके ग्रेडियंट को डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। यानी कि ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, फिर वाई एक्सिस बनाया, और लेट्स से एक एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन बना दी मैंने यहाँ पे। ठीक है ना बेटा? तो जो लाइन बेटा एग्जैक्टली वर्टिकल होगी उसका ग्रेडियंट स्लोप विल बी अनडिफाइंड। यानी कि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि डिफाइन नहीं की जा सकती, तो हम कहते हैं इट इज अनडिफाइंड। और मिसाल के तौर पे ये एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे ए है, तो हम कहेंगे कि दिस इज द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए। दिस इज द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू ए, यानी कि बिल्कुल एक वर्टिकल लाइन। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक वर्टिकल लाइन मैंने बनाई, उस पे अल्लाह वाला करे एक पॉइंट आपका हो गया ए विच इज 2,3, और पॉइंट बी हो गया विच इज 2,6। तो अगर मैंने ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ए बी निकालना है, ठीक है, यानी कि इस वर्टिकल लाइन का मैंने बेटा ग्रेडियंट निकालना है, तो इस पे दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो मैं क्या कहूंगा? ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो ये हो जाएगा बेटा 3 डिवाइड बाय 0। सो एनी नंबर डिवाइड बाय 0, दिस इज अनडिफाइंड। ये बात समझ आती है बेटा? बताएं। एनी नंबर डिवाइड बाय 0, वो चीज बेटा आपके पास अनडिफाइंड आती है, यानी कि इन्फिनिटी आती है। बोलो बेटा, ये बात क्लियर होती है? अनडिफाइंड इन्फिनिटी का जो साइन होता है बेटा इस तरह एक उल्टा 8 बना देते हैं। ये बात क्लियर हो रही है बेटा? तो लाइन अगर एग्जैक्टली वर्टिकल है तो ग्रेडियंट इज अनडिफाइंड। ये इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है बेटा, इतना कॉपी कर लिया? बताइए, अगर अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो ग्रेडियंट इज पॉजिटिव। फिर उसके बाद अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो ग्रेडियंट इज नेगेटिव। और अगर लाइन अगर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है तो ग्रेडियंट इज 0। और लाइन अगर एग्जैक्टली वर्टिकल है तो ग्रेडियंट इज अनडिफाइंड। इतना बेस कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो सर इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 2। सिंपल सी बात, एक्स इज इक्वल टू 2 की लाइन हो गई बिकॉज इट इज एग्जैक्टली अ वर्टिकल लाइन। बिकॉज इस लाइन पे बेटा पॉइंट ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और पॉइंट बी का भी जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब, बताइए। ठीक है, उसके बाद बेटा सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब हम देखते हैं पहले ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस। हेडिंग डालिए बेटा, ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बात ये है कि पैरेलल लाइंस किस तरह की होती हैं। पैरेलल लाइंस बेटा वो लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने जा रही होती हैं और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं आपके सामने। एक रेक्टेंगल बनाया, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। सुनना जरा बातों को और से। तो बेटा ए बी की लाइन और ये सी डी की लाइन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी कि ए बी और सी डी बेटा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी विथ ईच अदर और बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं। आसान उर्दू में बात समझो, आसान उर्दू में अगर बात समझो तो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने जाने वाली लाइंस हैं। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ बेटा कि ए सी और ये बी डी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है बेटा, तो मैं क्या कहूंगा, इस रेक्टेंगल के साथ अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। और इसी तरह बेटा मैं कहूंगा कि ए सी एंड बी डी आर पैरेलल लाइंस। ए सी एंड बी डी आर पैरेलल लाइंस। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो बेटा जब लाइंस पैरेलल होती हैं ना तो उनका ग्रेडियंट, उनके ग्रेडियंट्स जो हैं बेटा वो इक्वल इक्वल होते हैं। तो पहले मैंने एक्स एक्सिस बनाया, फिर मैंने बनाया द वाई एक्सिस। लेट्स से एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन कुछ इस अदा से है कि इस लाइन का नाम हम रख देते हैं L1। और फिर एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन कुछ इस तरह की है, इसका नाम हम L2 रख देते हैं। और L1 और L2 बेटा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने जा रही हैं। तो की पॉइंट बेटा हमारा क्या होता है, की पॉइंट हमारा ये होता है कि ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ द पैरेलल लाइंस, gradient of the parallel lines are equal. Gradient of the parallel lines are equal. मिसाल के तौर पे बेटा ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों लाइंस बेटा एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि gradient of the line L1 is equal to the gradient of the line L2। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, ये कभी भी एक दूसरे को जाके इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये बात समझ आती है बेटा। सो ग्रेडियंट ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल, ये हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है। इतना पहले कॉपी कर लें, हो जाए तो बताएं। तो इसकी एग्जांपल बेटा लेट से कुछ इस तरह अप्लाई करने को आ सकती है कि एक्स एक्सिस बनाया, फिर मैंने वाई एक्सिस बनाया। ठीक है बेटा, L1 की जो लाइन है वो कुछ इस अदा से है और L2 जो है बेटा बिल्कुल L1 के पैरेलल है। ये भी मैं स्केल से बना दूं, L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। मिसाल के तौर पे बेटा एज्यूम करो कि L1 का ग्रेडियंट जो है ना वो 3 के बराबर है। ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L1 इज 3 और L1 का जो बेटा y इंटरसेप्ट है ना ये 4 है और L2 का जो y इंटरसेप्ट है बेटा ये 2 है। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ L2, तो बेटा सबसे पहले आप ग्रेडियंट ऑफ L2 डिफाइन करेंगे जो कि ग्रेडियंट ऑफ L1 के बराबर हो जाएगा बिकॉज L2 एंड L1 आर पैरेलल। L2 एंड L1 आर पैरेलल, हमें एक कंडीशन दी हुई है, समझो कि L1 एंड L2 आर पैरेलल। ठीक है, तो हम बड़े वसूख के साथ बेटा एक बात कह सकते हैं ना कि ग्रेडियंट ऑफ L2 इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ L1। ठीक हो गया, यानी कि चूंकि बेटा L1 का ग्रेडियंट 3 है तो मैं कह सकता हूं कि ग्रेडियंट ऑफ L2 ये भी 3 है। लेकिन
L2 की बेटा अगर इक्वेशन निकालनी होगी तो मैं क्या बोलूंगा कि इसमें बेटा C जो है y इंटरसेप्ट ये 2 के बराबर है ना। सो L2 की बेटा इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 3x+2। ये L2 की इक्वेशन हो गई बेटा। और L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, y इज इक्वल्स टू 3x+4, क्योंकि L1 का बेटा y इंटरसेप्ट 4 के बराबर है ना। दोनों लाइंस का ग्रेडियंट जो है बेटा वो सेम है, बस इंटरसेप्ट जो है वो मुख्तलिफ है। ये बात समझ आती है, सिंपल सी बात। उसके बाद बेटा फिर हम देखते हैं ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है बेटा। अब ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस का जो बेटा कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से है। मिसाल के तौर पे मैंने एक्स एक्सिस बनाया, फिर मैंने बनाया वाई एक्सिस। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि भाई परपेंडिकुलर लाइंस आखिर बोलते किसको हैं। मिसाल के तौर पे बेटा ये L1 की लाइन है, इसको मैंने L1 बोल दिया। और L2 की लाइन कुछ इस अदा से है। तो परपेंडिकुलर होने की अलामत बेटा क्या होती है, परपेंडिकुलर होने की अलामत ये होती है कि ये दो लाइंस जो हैं बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। L1 और L2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो ये लाइंस जो हैं बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है। L1 एंड L2 intersect each other at an angle of 90 degrees, at an angle of 90 degrees। ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस में बेटा हमारे पास की पॉइंट क्या बन जाता है, की पॉइंट हमारा ये हो जाता है जो हमारा लाइक यहाँ पे कंसर्न है वो ये है बेटा कि द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स, product of the gradients of the perpendicular lines is equal to -1। Product of the gradients of the perpendicular lines, perpendicular lines is equal to -1। ठीक है बेटा। यानी कि मैं ये कहूंगा कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L1 multiply by the gradient of the line L2 is equals to -1। इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं यूजुअली तौर पे कि ग्रेडियंट 1 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट 2 इज इक्वल्स टू -1। यानी कि M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल्स टू -1। तो बेटा की पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं बेटा उनके ग्रेडियंट का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होता है। तो अब बेटा इस रेक्टेंगल से रिलेट करके मैं बात करूं तो आपको पता है बेटा कि रेक्टेंगल के एजेस पर एंगल्स क्या होते हैं बेटा, 90 डिग्रीज होते हैं। इस बात से एग्री करते हैं, बताइए। तो हम क्या कहेंगे, ए बी और ये बी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और इसी तरह हम कहेंगे ए सी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास लिख लो। ये मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ नीचे कि ए बी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। A, B and B, D are perpendicular to each other। ठीक है। ए बी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसी तरह मैं कह सकता हूँ बेटा कि ए सी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात समझ आती है बेटा, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोलो बेटा जल्दी से, इस बात से एग्री करते हैं सब, बताइए रिस्पॉन्स। ए सी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and AB and BD are perpendicular to each other। कितना पेज कॉपी कर लिया बेटा, बताओ जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं।
तो अब बेटा एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन से रिलेटेड। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक्स एक्सिस बनाया, फिर वाई एक्सिस बनाया। लेट्स से एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है जिसका नाम है L1। इसका ग्रेडियंट जो है बेटा वो लेट्स से 3 के बराबर है। ठीक है, और एक लाइन है L2 जो कि L1 के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने की अलामत क्या है कि इट इज इंटरसेक्टिंग L1 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ठीक है बेटा, ये लाइन L2 है। तो एज्यूम करें कि L1 और L2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा वो लेट्स से हमारे पास है 4,1। ठीक है, ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन L1 इज 3, और मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 4,1 है। यानी कि लेट्स से L1 एंड L2 मीट मीट एट द पॉइंट 4,1। और रिक्वायरमेंट बेटा मैं आपको ये दे रहा हूँ कि फाइंड इक्वेशन ऑफ L2। ठीक हो गया। तो अब बेटा हमें चूंकि इक्वेशन ऑफ L2 निकालनी है, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द ग्रेडियंट ऑफ L2 एज वेल। ठीक हो गया बेटा। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ L2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक हो गया। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि 3 मल्टीप्लाई बाय द ग्रेडियंट ऑफ लाइन L2 इज इक्वल्स टू -1, बिकॉज L1 और L2 बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट्स इज इक्वल्स टू -1। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब, बताइए। तो मैं कह सकता हूँ कि द ग्रेडियंट ऑफ L2 इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है बेटा। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली L2 की इक्वेशन निकालनी है। सुना जरा बात को गौर से। L2 की इक्वेशन निकालनी है बेटा। मुझे ये पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बेटा किस फॉर्म में होती है। इट इज इन द फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। यानी कि जब आपसे कहा जा रहा है कि L2 की इक्वेशन निकालो, तो आपको कहा जा रहा है बेटा कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका ग्रेडियंट आपके पास -1/3 है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 4,1। सिंस आपको दिख रहा है बेटा कि 4,1 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड L2। ठीक हो गया बेटा। तो अभी मुझे C नहीं पता। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 इज y इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू एक्स प्लस सी। अब ये C बेटा मैंने यहाँ पे निकालना है, लेकिन इतना मुझे पता है कि L2 पासिस थ्रू द पॉइंट 4,1। यानी कि मैं कह सकता हूँ बेटा कि 4,1 जो है वो लाइन L2 पे लाई करता है। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। यानी कि बेटा x की जगह जब 4 पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1। इस कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे बेटा, c की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि वी आर गोइंग टू से दैट 1 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू 4 प्लस सी। इस बात से बेटा एग्री करते हो, बताओ। सिंपल सी बात है। यानी कि c विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 4/3। तो बेटा c किसके बराबर हो गया, कैलकुलेटर में लिखें 1 प्लस 4/3। सो बेटा 1 प्लस 4/3 दिस इज सपोज टू बी 7/3। लिहाजा हम कहेंगे c इज इक्वल्स टू 7/3 हो जाएगा। सो देयरफॉर मैं बेटा कह सकता हूँ कि इक्वेशन ऑफ द लाइन L2 इज y इज इक्वल्स टू -1/3x, यानी कि -1/3 इंटू एक्स प्लस 7/3। इस फॉर्म में भी बेटा आंसर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वरना जो है वो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की मुख्तलिफ फॉर्म्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हो सकती हैं। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेस करना चाहूँ एज अ सिंगल फ्रैक्शन, यानी कि इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसको अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ एज अ सिंगल फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -x+7 कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 3। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन कुछ ऐसी हो गई कि 3y इज इक्वल्स टू -x+7। ठीक हो गया। और
इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दूं आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अक्सर जो है बेटा एग्जामिनर जो है वो इस तरह की भी रिक्वायरमेंट आपको देता है कि लाइन को स्पेसिफिकली आप इस फॉर्म में बताएं। ठीक है ना। तो अब बेसिकली मैंने क्या करना है कि सब टर्म्स एक तरफ कर दूं, तो मैं कहूंगा 3y प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जिस तरह की फॉर्म बेटा रिक्वायर्ड है उसमें आपको दिख रहा है कि एक्स वाली टर्म जो है बेटा वो पहले है ना, पहले एक्स वाली टर्म है, फिर जो टर्म है इट इज रिलेटेड विद वाई, और फिर कांस्टेंट टर्म है, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, अगर मैं आपको ये रिक्वायरमेंट दूं कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में बेटा आंसर लिखो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा फिर आंसर हो जाएगा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। वरना अगर ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बेटा यहाँ पे नहीं हो तो आप किसी भी फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। ये बात समझ आ रही बेटा, बताएं। हाँ, अगर एग्जामिनर आपको ये बोले कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो फिर तो आपको इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा ना, y इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू एक्स प्लस 7/3। ये बात समझ आ रही बेटा, बताएं। यहाँ तक सबने वर्किंग कॉपी कर ली। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ L2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ L2। बेटा कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई बात अगर क्लियर नहीं हुई तो प्लीज काइंडली बताएं, मैं फिर से समझा दूं। ठीक है, इतना पेज कॉपी कर लिया बेटा, बताओ। उसके बाद बेटा इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालने का। कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, और हो सकता है आप लोगों ने ये तरीका ओ लेवल IGCSE में भी पढ़ा हो। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए भी रिकॉल हो जाएगा। तो ये वाला तरीका भी हम फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होंगे। वो क्या तरीका है बेटा कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन आपके पास इस फॉर्म में है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स वन। y minus y1 is equals to m is multiplied by x minus x1, where m is basically the gradient of the line, जो कि आपको पता होगा, जाहिर है तो ही फिर आप इक्वेशन निकाल सकोगे। ठीक है, और दूसरा ये कि बेटा x1 कॉमा y1 इज बेसिकली अ नोन पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि आपको पता हो, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि पता हो, अ नोन पॉइंट, या फिर ऐसा पॉइंट जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक है, या फिर आपने निकाल लिया है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हो अ गिवन पॉइंट। तो अननोन पॉइंट या फिर कह सकते हो अ गिवन पॉइंट। ठीक है बेटा। तो अब जब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ L2 आपने निकालनी है, तो यूं समझो कि आपने एक ऐसी लाइन की बेटा इक्वेशन निकालनी है जिसका ग्रेडियंट जो है बेटा आपके पास -1/3 है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 1। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। अगर आपने इक्वेशन ऑफ L2 निकालनी है बेटा, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका ग्रेडियंट हमारे पास -1/3 है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट 4, 1। तो हम कहेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इज मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स वन, यानी कि y माइनस वन इज इक्वल टू -1/3 इज कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय x माइनस फोर। इस बात से बेटा एग्री करते हो, बताओ। तो अब बेटा एज्यूम करो अगर मैं इसी तरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दे दूँ कि एक्सप्रेस योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसी फॉर्म में अगर मैं आपको रिक्वायरमेंट दे दूँ, तो अब आप ये करेंगे बेटा इस 3 को पूरा ले जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे विथ y माइनस वन, यानी कि बेटा आप कहेंगे कि 3 इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय y minus 1 is equals to -1 is completely multiplied by x minus 4। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए।
सिंपल सी बात। तो अब मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 3y-3 इज इक्वल टू -x+4। मैंने एक्सपेंशन करा दी ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अब बेटा अगर मैं सब टर्म्स एक तरफ कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि 3y+x-3 - 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं कह सकता हूं बेटा कि x+3y-7 इज इक्वल टू 0। हमने एक्सप्रेस कर दिया आंसर इन द फॉर्म ऑफ ax+by+c इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है बेटा? इस तरह भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, टोटली आपकी मर्जी है। इन दो अप्रोचेस में से जो आपको ठीक लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है ना, जो आपको एक तरीके से सिंपल लगे, आप उस तरीके से काम करो। लेकिन इन दोनों अप्रोचेस में से हम फ्रिक्वेंटली कोई सी भी अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स कम्प्लीटली फाइन। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई इन दो में से आप कोई एक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो एग्जाम में इस्तेमाल करोगे। ये बात समझ आती है बेटा? ये बेसिक सी एग्जाम्पल बेटा क्लियर हुई? बोलिए प्लीज। हरी अप रिस्पॉन्स बेटा, लिख के बता दें, बोल के बता दें, या फिर थम्स अप कर दीजिए प्लीज। क्लियर हो गया? इतनी वर्किंग बेटा कॉपी कर लो, हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा अगले पेज पे हेडिंग डालिए। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बेटा, अब सुनना जरा बात गौर से। मिसाल के तौर पे मैंने एक्स एक्सिस बनाया, फिर मैंने बनाया वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, और लेट्स से आपके पास जो है एक लाइन ए बी है, कुछ इस अदा से कि पॉइंट ए बेटा ये है और पॉइंट बी जो है वो आपके पास ये है। ठीक हो गया। और लेट्स से मेरे पास एक लाइन L1 है जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है। ए बी के परपेंडिकुलर होने की अलामत क्या है बेटा? ए बी के साथ परपेंडिकुलर होने की अलामत ये है कि इट इंटरसेक्ट्स लाइन ए बी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। इस लाइन का नाम हम रख देते हैं L1। ठीक है बेटा, तो अब बेसिकली यहाँ पे जो बेटा आपके पास L1 की लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन आपको दिख रहा है बेटा कि वो ए बी के मिड पॉइंट से तो पास नहीं कर रही ना। ठीक है, तो हम ये तो कहेंगे हाँ कि ए बी और L1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं। इस बात से बेटा एग्री करते हो? बताओ। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि L1 इज परपेंडिकुलर टू ए बी। परपेंडिकुलर होने का साइन बेटा इस तरह बना देते हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी कि बेटा मैं कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। लेकिन चूंकि आपकी आंखें बता रही हैं बेटा कि L1 जो है वो ए बी के मिड पॉइंट से तो पास नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे कि L1 जो है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे एक की पॉइंट लिख लो कि इस केस में हम कहेंगे L1 इज नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। L1 is not the perpendicular bisector of AB। क्यों नहीं है? बिकॉज इट डज नॉट पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है ना बेटा, हमारी आंखें बता रही हैं L1 is not the perpendicular bisector of AB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन बेटा कौन सी होगी? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे L2 की एक लाइन बनाऊं जो कि अगेन ए बी के परपेंडिकुलर होगी, लेकिन एज्यूम करो वो ए बी के मिड पॉइंट, जिसको हम M कह देते हैं, हम कहते हैं कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। L2 जो है वो M से पास करती हुई जा रही है। ठीक है ना बेटा? एज्यूम करें कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और इस बात की बेटा अलामत क्या कि L2 जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, बिकॉज हमने ये शो किया कि L2 और ए बी
ये दोनों लाइंस भी क्या कर रही हैं बेटा, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ऐसा है कि नहीं बेटा, बताओ। तो मैं ये तो कहूंगा बेटा कि L2 इज परपेंडिकुलर टू ए बी, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि L2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। L2 is the perpendicular bisector of AB since L2 passes through the midpoint. L2 passes through the midpoint of AB। इस बात से बेटा एग्री करते हो, बताओ। बड़ी सिंपल सी बात। यानी कि बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करती है, इस ए बी की लाइन को बेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना। यानी कि आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे, और बिल्कुल मिड पॉइंट से कट करती हुई जा रही है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। तो हम कहेंगे L2 इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी सिंस L2 पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बेटा इससे हमारे पास एक की पॉइंट स्टेब्लिश हो गया। की पॉइंट बेटा क्या स्टेब्लिश हो गया, की पॉइंट ये स्टेब्लिश हो गया कि फॉर एग्जांपल एक लाइन ए बी है, तो हम कहेंगे कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, perpendicular bisector of AB is perpendicular to AB। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB जो होगा वो AB के लाइन के परपेंडिकुलर होगा, एंड इट passes through and it passes through the midpoint of AB। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए प्लीज, जल्दी से रिस्पॉन्स, हरी अप, क्विक क्विक क्विक। हमारे पास बेटा क्या हो रहा है कि एक लाइन मैंने ये बनाई L1 जो कि AB के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमारी आंखें बता रही हैं बेटा इस डायग्राम के हिसाब से L1 जो है वो AB के मिड पॉइंट से तो पास नहीं करता ना बेटा। एग्री करते हो इस बात से? तो हम ये तो कहेंगे कि L1 जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, लेकिन हम कहेंगे L1 इज नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, बिकॉज वो AB के मिड पॉइंट से पास नहीं कर रहा। तो एक ऐसी लाइन जो कि ए बी के परपेंडिकुलर हो और वो ए बी के मिड पॉइंट से पास भी करती भी हो, एक ऐसी लाइन जो कि ए बी के परपेंडिकुलर हो और ए बी के मिड पॉइंट से पास भी करती हो, ऐसी लाइन को हम कहेंगे कि वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये हमारे पास बेटा एक की पॉइंट जो है वो स्टेब्लिश हो गया। यानी कि ए बी की लाइन को बेटा दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सच डैट कि हम कह सकते हैं कि ए एम की लेंथ इज इक्वल टू एम बी की लेंथ। ये बात समझ आती है बेटा, बताइए। आसान इंग्लिश और आसान उर्दू में बोले प्लीज। इतना क्लियर होता है बेटा? ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो है बेटा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो की पॉइंट बेटा लिखवाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस केस में मैंने क्या बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्योंकि एक पॉइंट मैंने ए रखा था, एक पॉइंट बी था, तो मेरी लाइन ए बी थी। मैं अगर ए बी की जगह कुछ और बोल दूं, लेट्स से एक पॉइंट पी है, एक क्यू है, तो मैं क्या कहूंगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड इट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। असल चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो क्लियर होना चाहिए। ये बात बेटा समझ आ रही है? बताइए प्लीज जल्दी से। ठीक है ना बेटा? तो ये यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो है। कितना पेज कॉपी कर लिया, बताएं, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो अब बेटा इसकी एक एग्जांपल लिखें। मिसाल के तौर पे पॉइंट ए इज 1,2, ठीक है बेटा, एंड पॉइंट बी इज लेट्स से 8,6, ठीक है। और मैं आपको रिक्वायरमेंट दूं कि द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन of the perpendicular bisector
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये एग्जांपल लिखें बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है बेटा। अब सिलसिला कुछ ऐसा है बेटा कि देखो, स्केचिंग करना ना रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्केचिंग करना सवालों में रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर स्केचिंग थोड़ी सी कर लो तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाता है। आपको अच्छी तरह पता है करना क्या है यहाँ पे। ये जो पूरा मैंने की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेटा स्पेस पे लिखवाया है, वो बस आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए अगर एक स्केच बना दूं छोटा सा, एक मैंने एक्स एक्सिस बनाया, एक मैं बनाया वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, लेट्स से पॉइंट ए मैंने रखा कुछ यहाँ पे 1,2, एक अंदाजे के साथ, जस्ट मैंने बोला पॉइंट ए यहाँ पे है, और पॉइंट बी बेटा क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट हायर है और वाई कोऑर्डिनेट भी हायर है। तो पॉइंट बी लेट से कुछ यहाँ पे है 8,6। तो बेटा ए और बी को आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गई ए बी की लाइन। अब मैंने क्या करना है बेटा, मैंने जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी जो है वो ऐसी लाइन होगी जो कि ए बी के परपेंडिकुलर तो होगी, लेकिन वो ए बी के मिड पॉइंट से पास करती हुई जाएगी। एज्यूम करें ए बी का मिड पॉइंट जो है बेटा ये पॉइंट एम है। ठीक है बेटा। तो अब मैंने क्या करना है बेटा, यहाँ पे मैंने इक्वेशन निकालनी ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बेटा इक्वेशन निकालनी है तो लाजमी सी बात है आपको उसका ग्रेडियंट भी चाहिए होगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट किस तरह आएगा, वंस जब आप पहले ए बी का ग्रेडियंट निकालोगे, यानी कि बेटा ग्रेडियंट ऑफ ए बी हम निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी कि बेटा मैं कहूंगा 6 - 2 डिवाइडेड बाय 8 - 1। तो 6 - 2 इज 4 और 8 - 1 इज 7। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। तो अब मैं कह सकता हूँ बेटा कि ग्रेडियंट 1 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट 2 इज इक्वल टू -1। यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय द ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। यानी कि मैं कह सकता हूँ बेटा कि 4/7 मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट 2 इज इक्वल टू -1। यानी कि बेटा ग्रेडियंट 2 इज इक्वल टू -7/4। इस बात से बेटा एग्री करते हो, बताओ। ये हमने क्या निकाला है बेटा, ये हमने ग्रेडियंट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी निकाल लिया है। ठीक है बेटा, इस लाइन का हमने ग्रेडियंट निकाल लिया है विच इज -7/4। अब हमें पता है बेटा कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है ना, इट विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अब हम बेटा मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, और मिड पॉइंट ऑफ ए बी का हमने नाम क्या रखा है बेटा, पॉइंट एम रखा है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है बेटा वो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यानी कि x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। मतलब कि अगर आपने मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना हो तो बेटा आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, 1 + 8/2 कॉमा 2 + 6/2। यानी कि बेटा ये कुछ ऐसा हो गया कि 8 + 1 हो गया 9, यानी कि 9/2 कॉमा 6 + 2 बेटा 8 होता है, और 8/2 इज 4। यानी कि बेटा ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ रहा है। इस बात से बेटा एग्री करते हो, दिस इज द पॉइंट एम, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमने बेसिकली बेटा क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी की तो इक्वेशन निकालनी है। एग्रीड इस बात से। यानी कि बेटा जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी की इक्वेशन निकालूंगा तो ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालूंगा कि जिसका ग्रेडियंट मेरे पास है बेटा -7/4। ठीक है, एंड इट passes थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज एम, जो कि बेटा हमने निकाल लिया है 9/2, 4। इस बात से बेटा एग्री करते हो, बताओ। सिंपल सी बात है, इस टाइप का कोई कंफ्यूजन। तो अब मैं कह सकता हूँ बेटा कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकालने की ये फॉर्म यूज कर लेते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x - x1। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं y - 4 इज इक्वल टू -7/4 मल्टीप्लाइड बाय x - 9/2।
इस बात से बेटा एग्री करते हो बताओ? सिंपल सी बात हो गई। ठीक है। और मैं अगर आपको वही रिक्वायरमेंट दूं कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये हो जाएगा 4 कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 4 इज इक्वल टू -7 कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 9/2। ये बात समझ आती है बेटा? तो अब हम कह सकते हैं कि 4y - 16 इज इक्वल टू -7x प्लस, क्या हो जाएगा बेटा कैलकुलेटर में लिखें, ये हो जाएगा 63/2, +63/2। तो अब बेटा सब टर्म्स अगर एक तरफ करें तो ये हो जाएगा 4y + 7x - 16 -63/2 इज इक्वल टू 0। लिहाजा 4y + 7x - 95/2 इज इक्वल टू 0। और स्पेसिफिकली बेटा अगर रिक्वायरमेंट दी जाए कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर स्पेसिफिकली ये फॉर्म रिक्वायर्ड हो, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, कुछ इस तरह लिख देंगे कि 7x + 4y - 95/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। लेकिन अगर बेटा ये रिक्वायरमेंट दी जाए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में देना है, और रिक्वायरमेंट में अगर ये भी लिखा हो कि वेर ए बी एंड सी आर इंटीजर्स, तो आपको दिख रहा है बेटा अभी जो कांस्टेंट टर्म है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना, जो ए एक्स और बी वाई की फॉर्म है ये इंटीजर की फॉर्म में। तो अभी हर टर्म जो है बेटा इंटीजर की फॉर्म में नहीं है, यानी कि बेटा टू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इन द डिनोमिनेटर। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए बेटा एक स्टेप परफॉर्म करा देंगे कि मल्टीप्लाई टू ऑन बोथ साइड्स, पूरी इक्वेशन को बेटा टू से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि टू को मल्टीप्लाई करा देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो फिर बेटा इक्वेशन क्या हो जाएगी, 14x + 8y - 95 अगर बोले कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद ए बी एंड सी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड, तो फिर इस फॉर्म में बेटा लेके आना पड़ेगा कि हर टर्म जो है वो इंटीजर की फॉर्म में आ जाए। वरना अगर ये बोले कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स टू बी फाउंड, तो फिर इंटीजर की फॉर्म में देना बेटा जरूरी नहीं है। तो एग्जामिनर जो है इन दो में से किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट दे सकता है। तो अभी मैं बेटा इसी तरह प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि समझो एग्जामिनर ने आपको रिक्वायरमेंट दी हो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आंसर बताओ। ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनर इसके हवाले से वेरिएशंस जो है वो आपको रिक्वायरमेंट में देता है। जितने पास पेपर के सवाल हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उसके हिसाब से आपकी इस हवाले से प्रैक्टिस होती रहेगी। इतना पेज बेटा कॉपी कर लिया बताएं? उसके बाद बेटा हम बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। ठीक है। जो हमने अभी सो फार बेटा कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनकी बेस पे हमारे पास बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगी। सवाल है कह रहे बेटा P has coordinates -5, 4 and Q has coordinates -3, -1. The requirement of part A is to find the gradient of PQ। बड़ा कोई सिंपल सवाल, यानी कि बेटा आपको पता है कि ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कि ग्रेडियंट M इज इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। यानी कि बेटा मैं कह सकता हूँ कि ग्रेडियंट ऑफ द लाइन PQ दिस विल बी इक्वल्स टू -1 -4 डिवाइडेड बाय -3 -5। ठीक है ना बेटा, इन स्टेप्स में ख्याल रखना, अक्सर बच्चों से यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं। यानी कि -1 -4 हो गया बेटा -5, और यहाँ पे हो गया बेटा डिवाइडेड बाय -3 + 5, यानी कि बेटा ये हो गया -5 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी क्यू, एज सिंपल एज दैट। ये बेटा आपका पार्ट ए हो गया। इस बात में बेटा कोई इशू बताइए प्लीज? सिंपल है। फिर पार्ट बी बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। ठीक है। यानी कि एक लाइन है पी क्यू, उसकी लेंथ निकालनी है। सो दिस एसेंशियली मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। तो बेटा हमें पता है कि डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस बात से बेटा एग्री करते हो बताओ? सिंपल है। यानी कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंथ पी क्यू निकाल लेंगे, यानी कि पी क्यू की लाइन का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है ना बेटा, इस तरह की साइन बना दी, यानी कि मॉड्यूलस की साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू की साइन बना दी। मतलब पी से पहले एक वर्टिकल लाइन और क्यू के बाद एक वर्टिकल लाइन। या फिर सिंपली ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू। ठीक है ना बेटा? तो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि बेटा -3 माइनस -5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि बेटा -1 -4 का होल स्क्वायर। इस बात से बेटा एग्री करते हो बताओ? यानी कि हम कहेंगे कि अंडर रूट ऑफ -3 प्लस 5, यानी कि बेटा -3 प्लस 5 क्या होता है, 2 के बराबर, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 -4 का मतलब -5, तो ये प्लस -5 का होल स्क्वायर। यानी कि बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 25, यानी कि बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 29 यूनिट्स। ठीक है ना? ये हमारी लेंथ हो गई, अंडर रूट ऑफ 29 यूनिट्स। और अगर कहा जाए कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अंडर रूट ऑफ 29 बेटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 29 इज 5.39, यानी कि 5.385 होता है। करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कह देंगे 5.39 यूनिट्स। इस बात से बेटा एग्री करते हो बताओ? जी बेटा 5.385 होगा ना। 5.385 को अगर मैंने करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखना है, तो बेटा पॉइंट से पहले जो नंबर है ये भी सिग्निफिकेंट है, और पॉइंट के बाद जो 2 नंबर होंगे वो भी सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन 8 के बाद चूंकि बेटा 5 है, ठीक ना, तो बेटा 8 जो है वो आ, हो जाएगा अगले नंबर पे राउंड अप। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे 5.39 यूनिट्स करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात समझ आ रही है बेटा बताओ? हाँ, अगर एग्जैक्ट फॉर्म में मांगा होता तो जस्ट अंडर रूट ऑफ 29 बता देते। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है बेटा? बताएं। सो ये सारा सिनेरियो है। उसके बाद बेटा पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? पी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास -5, 4, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या है आपके पास? क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -1। ठीक हो गया बेटा? यानी कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी कि बेटा हम कहेंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, यानी कि बेटा क्या हो गया, -5 प्लस -3/2 4 प्लस -1/2। यानी कि बेटा -5 -3 इज -8, तो ये -8/2 4 -1 is 3, सो 3/2। लिहाजा बेटा ये हो गया -4 3/2। इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर -4 1.5 इस तरह भी लिख सकते हो। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए। ये आपका पार्ट सी का आंसर हो गया, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। कोई मसला बेटा यहाँ तक? एनी इशू विद दिस? बोलिए प्लीज, जल्दी से, हरी अप। उसके बाद बेटा लेट्स से अगर मैं पार्ट डी अपनी तरफ से एक रिक्वायरमेंट दे दूं, लिखो पार्ट डी की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू। बस ये पार्ट डी करते हैं बेटा और फिर एंड करते हैं क्लास। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ये पार्ट डी की बेटा रिक्वायरमेंट मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो अगर आपने पी क्यू की बेटा इक्वेशन निकालनी है, पी क्यू की लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू पता होना चाहिए, जो कि पार्ट ए में निकाल चुके हो। यानी कि ऐसी लाइन जिसका ग्रेडियंट बेटा क्या है, -5/2 है, एंड इट पासिस थ्रू द पॉइंट पी एज वेल एंड पॉइंट क्यू एज वेल।
तो दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट बेटा चूज कर सकते हैं, टोटली आपकी मर्जी है। मैं चूज कर रहा हूँ पॉइंट क्यू, आप चाहो तो बेटा पॉइंट पी चूज कर लो। इक्वेशन जो है वो हमारी बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। मैं पॉइंट क्यू चूज कर रहा हूँ -3, -1, ठीक है ना बेटा। क्योंकि बेटा पी क्यू की लाइन जो है वो पॉइंट क्यू से भी पास कर रही है और वो पॉइंट पी से भी पास कर रही है, यानी कि क्यू का पॉइंट भी लाइन पी क्यू पे लाया करता है और पी का पॉइंट भी बेटा लाइन पी क्यू पे लाया करता है। ये बात समझ आ रही है ना बेटा, बताएं। तो हम ये वाली फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, y-y1 = m×x-x1, यानी कि y-1 बेटा ग्रेडियंट हमारे पास क्या है, -5/2 है, यानी कि -5/2 × x-3। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताएं। तो ये हो जाएगा y+1 = -5/2 इज कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय x+3। ठीक हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 2y+2 = -5x-15, यानी कि बेटा मैं बोलूँ कि 2y+5x+2+15 = 0, यानी कि 5x+2y+17 मैं अगर आपको एक रिक्वायरमेंट दूं कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ax+by+c = 0, तो फिर इस फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा 5x+2y+17 दिस विल बी योर आंसर। ये बात समझ आ रही है बेटा, बताएं। इस पार्ट में बेटा कोई इशू? इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू इज 5x+2y+17 = 0। इज इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज।